आप तो देख ही नहीं रही मैम, जो मैं हूँ वह तो आपकी आंखों में पहले दिन से ही लिखा जा चुका है। पायल कुछ पल तक कुछ कहने की कोशिश करती रही, फिर चुप हो गई। वह जानती थी कि इस जुनून से शब्दों के सहारे लड़ना संभव नहीं था। वह मुड़ी और आगे बढ़ गई, लेकिन दरवाजे के पास जाकर रुक गई। पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जानती थी अगर मुड़ी तो उसके आकर्षण का असर और बढ़ जाएगा। प्रेम के नाम पर अपनी इज्जत मत खो, वह तुम्हें किसी दिन बर्बाद कर देगा। इतना कहकर वह बाहर निकलने ही वाली थी कि पीछे से आती धीमी लेकिन असरदार आवाज ने उसकी सांसें एक पल के लिए रोक दी। बर्बाद होने ही तो आया हूं मैम, आपके दरवाजे पर अपनी हार लेकर बैठा हूं। वह बालों में हाथ फेरता हुआ बोला, फिर होंठ गोल करके सीटी बजाते हुए उसके पीछे पीछे कक्षा से बाहर निकल आया। उसकी हरकतें देखकर पायल बड़बड़ाती हुई कार्यालय की तरफ बढ़ गई। वाह, बड़े शरारती हो तुम, जैसे उसने उसकी बात को पूरी तरह स्वीकार कर लिया हो। दिन की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। दिसंबर की ठंडी शाम समय से पहले ही चारों ओर अंधेरा फैला देती है। मैदान में लड़कों की भीड़ थी। कुछ खेल रहे थे, कुछ आपस में बातें कर रहे थे। एक कोने में दो तीन लड़के खड़े थे। उनकी आवाज धीमी थी, मगर उनके शब्द बेहद खराब थे। उनके चारों ओर हंसी थी, लेकिन बातों में गंदगी भरी हुई थी कि वह पायल के बारे में बातें कर रहे थे। यार सच कहूं तो कितनी खूबसूरत लगती है। एक बार तो ये बात एक सीनियर छात्र मित्तल त्यागी ने कही थी। देव जो कुछ दूरी पर खड़ा था, उसके शब्द उसके दिल पर हथौड़े की तरह गिरे। वह दो पल तक शांत खड़ा रहा, फिर पलटा। एक ही क्षण में वह उसके सामने पहुंच गया। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वह चमक ना प्रेम थी न नफरत, वो केवल आग थी। हिम्मत कैसे हुई? उसने मित्तल त्यागी का कॉलर पकड़ते हुए जोर से कहा, इतनी तीव्रता से कि सामने वाला डर से कांप उठा। बाकी लड़के पीछे हट गए। वह इस समय बेहद डरा हुआ दिखाई दे रहा था, इसलिए कोई कुछ नहीं बोला। देव ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसके सीने पर घुटना टिकाकर झुक गया। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि सुनने वाले का दिल कांप जाए। जिस जुबान ने उनका नाम इस गंदगी के साथ लिया है, वह जुबान में खींच लूंगा। तुम जैसे लोगों के लिए ये सिर्फ एक चेहरा होगी, लेकिन मेरे लिए वो मेरी आस्था है। जिस दिन कोई उनके नाम पर दाग लगाने की कोशिश करेगा, उसी दिन मैं खुद तुम सबको इस दुनिया से मिटा दूंगा। गंदगी को खत्म करना ही पड़ेगा। वो बोला नहीं था, वह गरजा था। उसकी आवाज में ऐसा क्रोध था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति सिहर उठा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। आंखें लाल थी, सांसें बेकाबू थी और हाथ कांप रहे थे। सामने खड़ा लड़का माफी मांग रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन देव वर्मा जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया था। उसे सिर्फ एक नाम सुनाई दे रहा था, पायल। एक पुकार जो उसके दिल के सबसे गहरे कोने से उठती थी। इससे पहले कि वो कुछ और करता, उसी पल पीछे से एक आवाज आई। वह आवाज कोमल नहीं थी, लेकिन जानी पहचानी थी। देव, किसी ने उसे पुकारा था। उस पुकार पर तो वह अपना सब कुछ निछावर कर सकता था। उसने अन्यास अपनी आंखें बंद कर ली। वह पहचान गया था कि कौन आया है। उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी। बाकी सभी ने पलटकर देखा। वहां पायल जोशी खड़ी थी, दुपट्टा संभाले, चेहरे पर हैरानी, डर और एक अनजानी सी धड़कन लिए हुए। वह तेज कदमों से उसकी तरफ आई और देव का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? उसकी हालत देखकर वे लगभग चिल्ला उठी थी। तभी उसकी नजर जमीन पर गिरे मित्तल त्यागी पर पड़ी। इससे पहले कि वह उसकी तरफ बढ़ती, देव ने उसकी कलाई थाम ली। वह जो उसकी आवाज के प्रभाव में पहले ही खो चुका था। उसके स्पर्श से एक पल को उसकी सांस रुक गई, जैसे उसके भीतर के सारे बांध टूट गए हों। पायल को आगे बढ़ते देखकर उसने अन्यास ही उसकी कलाई पकड़ ली, फिर बिना सोचे समझे उसके करीब आया। एक कदम, फिर दूसरा कदम और अचानक सबके सामने उसे अपने सीने से लगा दिया। बस आप ही हैं, सिर्फ आप ही, और आप ही हैं जो मुझे पागल कर सकती हैं। आप ही हैं जो मुझे जीने की वजह देती हैं। जो लोग आपके बारे में गलत बातें कर रहे थे, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं किसी को भी आपको उस नजर से देखने नहीं दूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी। वह अपने भावनाओं में पूरी तरह डूब चुका था। तभी उसकी आंखों से एक आंसू निकला और पायल के कंधे पर गिर गया। पायल चुप थी, वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। देव की बाहों के घेरे में बंधी हुई थी, लेकिन उसके दिल के भीतर कोई और ही संघर्ष चल रहा था। सामने पूरा कॉलेज खड़ा था। सभी हैरान थे, कुछ डरे हुए थे, कुछ अविश्वास में थे। कुछ पल के बाद देव को जैसे होश आया। उसने खुद को उनसे अलग किया, एक आखिरी बार उसकी तरफ देखा
और फिर पीछे हटते हुए वहां से चला गया। उसके कदम जमीन पर थे, लेकिन उसका मन कहीं और था। वह चला गया मगर अपने पीछे एक तूफान छोड़ गया। पायल वहीं खड़ी रह गई, जैसे खुद को सुनने की कोशिश कर रही हो, जैसे वो पल, वो स्पर्श और वह वाक्य अभी भी उसके दिल और दिमाग में गूंज रहा हो। पीछे खड़े लोगों की नजर उसी पर थी। हर चेहरे पर सवाल थे, लेकिन पायल खामोश थी। अगले दिन कक्षा में उसने हमेशा की तरह पढ़ाना शुरू किया। आप सबने कल के व्याख्यान के नोट्स पूरे कर लिए? उसकी आवाज पहले की तरह शांत थी, लेकिन इस बार उसमें एक दूरी थी। कक्षा में सिर्फ पेंसिल की हल्की आवाज और पंखे की घूमती हुई ध्वनि सुनाई दे रही थी, मगर देव वर्मा के भीतर एक तूफान चल रहा था। वह हमेशा की तरह पीछे वाली सीट पर बैठा था, लेकिन आज कुछ अलग था। वह पूरी तरह शांत था, ना कोई सवाल, ना कोई नोटबुक खुली हुई थी। सिर्फ उसकी नजरें थी जो हर पल पायल पर टिकी हुई थी, गहरी सवालों से भरी हुई, जैसे कोई जवाब मांग रही हो। लेकिन पायल तो जैसे अपने चारों ओर एक कांच की दीवार खड़ी कर चुकी थी। उसने एक बार भी देव वर्मा की तरफ नहीं देखा, उसके सवालों को अनदेखा किया, बातचीत में उसे शामिल नहीं किया। यहाँ तक कि वह जो अक्सर उसे नाम लेकर बुलाती थी, आज एक बार भी देव का नाम उसकी जुबान पर नहीं आया। देव की उंगलियां अपने पेन पर लगातार चल रही थी, मगर उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। जैसे जैसे व्याख्यान समाप्त हुआ, सभी विद्यार्थी एक एक करके कक्षा से बाहर चले गए। देव अपनी जगह से हिला तक नहीं। वह सिर्फ पायल जोशी के जाने का इंतजार करता रहा। जब सब चले गए तो वह धीरे से उठा। उसके कदम शांत गति से पायल की मेज की तरफ बढ़ रहे थे। पायल अपना बैग समेट रही थी। कदमों की आहट सुनकर उसने सिर उठाया और उसकी तरफ देखने लगी। देव कुछ पल रुका, फिर गहरी सांस लेकर बोला, आप मुझसे नाराज हैं? मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हैं? मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं? वह धीमी आवाज में उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछने लगा। पायल पहले तो उसकी इस हिम्मत पर हैरान हुई, फिर उसने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी नजर ठंडी थी, जैसे भीतर कोई शांत तूफान छिपा हो। तुम मेरे क्या लगते हो देव, कि मैं तुम्हारी तरफ देखूं, तुम्हारी बातें सुनूं, तुम्हें महत्व दूं? मेरा हाथ छोड़ो और दोबारा मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। उसने उंगली उठाकर चेतावनी दी और उसे पीछे हटने का इशारा किया। देव का चेहरा एक पल को शांत पड़ गया, जैसे किसी ने उसका दिल कसकर पकड़ लिया हो। पायल ने अपना दुपट्टा ठीक किया, बैग उठाया और मुड़ गई, मगर देव के कदम जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। इस एक जवाब ने उसे भीतर तक हिला दिया था। क्या पहले मैं आपका कुछ लगता था? उसने गहरी आवाज में पूछा। हाँ, पहले तुम मेरे विद्यार्थी थे, मगर अब तुम मेरी नजरों से गिर चुके हो, और जो लोग मेरी नजरों से गिर जाते हैं, मैं उनकी तरफ पलट कर भी नहीं देखती। दरवाजे के पास खड़ी पायल ने अपनी आंखों की नमी को बड़ी मुश्किल से रोका था। उसके व्यवहार, उसकी भावनाओं की तीव्रता और उसके लगातार जताए जा रहे अधिकार ने उसे उलझन में डाल दिया था। तभी वह कठोर स्वर में बोली थी, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैं आपकी नजरों में गिर गया? देव ने बेचैनी से पूछा। पायल का जवाब सीधे उसके दिल पर लगा। और क्या बाकी रह गया करने को देव? वो मुड़ी और उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन स्वर अब भी सख्त था। देव को उसके मुंह से अपना नाम सुनना हमेशा सबसे अच्छा लगता था। बताइए न, मैंने क्या किया है? वह ऐसे पूछ रहा था जैसे कुछ समझ ही ना रहा हो, जबकि वह जानता था कि वह किस बात की ओर इशारा कर रही हैं। कल जो तुमने किया, वह एक सीमा पार करना था। बिना किसी रिश्ते के तुमने मुझे सबके सामने गले लगा लिया। किस अधिकार से? आखिर क्यों? उसके सवाल में दुख भी था और नाराजगी भी। उसकी आंखें लाल थी। देव उन आंखों में जवाब ढूंढ रहा था। मैं खुद को रोक नहीं पाया। उस समय मैं बहुत गुस्से में था, इतना कि शायद मैं अपने होश खो बैठा था। फिर आपकी आवाज सुनाई दी और मेरा गुस्सा शांत होने लगा। उस समय मैं भावनाओं में बह गया था। जो हुआ वह अचानक हुआ, देव ने अपनी सफाई देते हुए कहा, और एक कदम आगे बढ़ा। पायल तुरंत एक कदम पीछे हट गई। ये कमजोरी है देव, ये प्रेम नहीं है, सिर्फ अपनी भावनाओं को दूसरों पर थोपना है। वे लगभग चिल्ला उठी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। देव की आंखों में एक पल को उदासी दिखाई दी, मगर फिर वो वहीं खड़ा उसे देखता रहा। पायल फिर कुछ कहने ही वाली थी कि उसने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अब कुछ मत कहिए, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। उसकी आवाज धीमी थी। पायल वहीं खड़ी रही, लेकिन अब उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। देव की सांसें तेज थी, वह अपने भावनाओं को संभाल नहीं पा रहा था। कुछ क्षण तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर देव धीरे से बोला, मैंने आपको हमेशा सम्मान दिया है। शायद मेरी भावनाएं बहुत आगे निकल गई है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी इच्छा या आपकी मर्यादा को अनदेखा कर सकता हूँ। अगर मैंने आपको दुख पहुंचाया है तो मुझे उसका बहुत अफसोस है। पायल की पलकों पर फिर नमी आ गई। वह खुद को संभालने की कोशिश करती रही। फिर उसने कठिनाई से पूछा, आखिर मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ देव? उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे गले में ही अटक गई हो। ना कोई नाम, ना कोई रिश्ता। फिर तुम क्यों समझते हो कि तुम्हें मुझ पर कोई अधिकार है? उसकी आवाज गहरी और भावनाओं से भरी हुई थी। वह चाह कर भी इस स्थिति को सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। देव वर्मा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि आप मेरे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं। पायल, आप मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों के लिए अधिकार मांगा नहीं जाता, उन्हें पूरे मन से स्वीकार किया जाता है। मैं आपको सिर्फ पसंद नहीं करता, मैं आपके होने को अपने जीवन का हिस्सा मानता हूँ। मेरे दिल में आपके लिए जो स्थान है वह कोई नहीं ले सकता। और यदि कभी शादी की बात होगी तो मैं सबसे पहले आपका ही नाम लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। पीछे पायल की पलकों पर नमी थी, सांसें अटकी हुई थी और उसका दिल देव के शब्दों में उलझ गया था। सुबह के 8 बजे थे। गोपाल वर्मा का घर, जो शहर के एक प्रतिष्ठित इलाके में स्थित 3 मंजिला आधुनिक कोठी थी, हर दिन की तरह रोशनी से जगमगा रहा था। चमकदार संगमरमर के फर्श पर सूरज की सुनहरी किरणें बड़ी कांच की खिड़कियों से होकर गिर रही थी। भोजन कक्ष में नाश्ते की पूरी व्यवस्था थी। मेज पर फलों का रस, मक्खन, ब्रेड, पनीर, पराठे, ताजे फल और सुगंधित हर्बल चाय रखी हुई थी। घर के कर्मचारी पूरी व्यवस्था संभाल रहे थे और समय समय पर आकर पूछ रहे थे कि किसी को कुछ और चाहिए तो नहीं। तभी वहां देव वर्मा आता दिखाई दिया। सफेद कुर्ता, भूरे रंग की पैंट, हल्के बिखरे हुए लेकिन सलीकेदार बाल और चेहरे पर वही आत्मविश्वास जो किसी बड़े परिवार के उत्तराधिकारी में दिखाई देता है। वह आकर शांत भाव से अपनी कुर्सी पर बैठ गया और बिना कुछ कहे चाय हिलाने लगा। किसी ने विशेष ध्यान न दिया, क्योंकि देर से उठना और चुपचाप नाश्ता करना उसकी आदत थी। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था और इस बात से वहां मौजूद सभी लोग अनजान थे। कुछ पल बीते, फिर अचानक उसने चम्मच रख दिया और सिर उठाकर सबकी तरफ देखा। मैंने फैसला कर लिया है, मुझे शादी करनी है। उसकी बात सुनते ही सभी लोग चौंक गए, जैसे किसी ने अचानक सबके सामने कोई विस्फोटक खबर रख दी हो। कुछ क्षणों के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। क्या कहा तुमने? स्वती वर्मा ने अविश्वास भरे स्वर में पूछा। मैं बिल्कुल गंभीर हूँ माँ, मुझे शादी करनी है और जल्दी करनी है। लेकिन किससे? ये सवाल सबसे पहले जगत वर्मा दादाजी ने किया। उनकी आवाज में परिवार की मुखिया वाला अधिकार साफ झलक रहा था। देव ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर सीधा बैठते हुए कहा, ये बात मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये तय कर लीजिए कि आप सब मेरी बात को गंभीरता से लेने के लिए तैयार हैं या नहीं। तुम्हें क्या हुआ है? अभी तुम्हारी पढ़ाई शुरू हुई है, तुम्हें आगे चलकर कारोबार संभालना है, अपना भविष्य बनाना है। शादी बाद में हो सकती है। स्वती वर्मा ने समझाने की कोशिश की। नहीं, बाद में नहीं हो सकती। देव का स्वर शांत लेकिन दृढ़ था। अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मेरी पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा और कारोबार में भी मेरी रुचि नहीं रहेगी। ये कहकर वह फिर अपने नाश्ते की ओर देखने लगा। ये तो सीधा दबाव डालना हुआ। जगत वर्मा दादाजी की भवें तन गई। अगर आप इसे दबाव कहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं एक ही शर्त पर सब कुछ करूंगा, जब मेरी शादी की बात आगे बढ़ाई जाएगी। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था, कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कुछ देर के बाद स्वती वर्मा बोली, हमें लगा था कि शायद तुम्हारा इशारा दीपा त्यागी की तरफ है। तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो। वह समझदार लड़की है और परिवार के संबंध भी अच्छे हैं। हम चाहें तो बात आगे बढ़ा सकते हैं। उनकी बात सुनकर देव के होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान व्यंग से भरी थी। आप लोगों को सच में लगता है कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो मुझे सिर्फ परिवार की परंपरा का हिस्सा समझती हो और मेरे मन की भावनाओं से पूरी तरह अनजान हो? अब जगत वर्मा दादाजी के माथे पर चिंता की रेखाएं और गहरी हो गई। देव वर्मा ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखते हुए अपनी नजरें उठाई। मैं पायल जोशी मैम से शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनते ही वहां ऐसा सन्नाटा छा गया, जैसे अचानक कोई बड़ा विस्फोट हो गया हो और सारी आवाजें थम गई हो। क्या कहा तुमने? स्वती वर्मा ने अविश्वास से पूछा। वह तुम्हारी लेक्चरार हैं, तुम्हारी अध्यापिका हैं देव। वह हैरान थी। और मैं उनसे प्रेम करता हूँ। देव ने बिना झिझक के जवाब दिया। उसके स्वर में ऐसी दृढ़ता थी जैसे वह ये बात बहुत समय से अपने दिल में दोहरा रहा हो।
तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जगत वर्मा दादाजी की आवाज ऊंची हो गई। अपनी अध्यापिका के बारे में ऐसा सोचते हो? क्या तुम हमारे परिवार के संस्कार भूल गए हो? नहीं दादाजी, मैं वही याद रख रहा हूँ जो आप हमेशा कहते आए हैं। परिवार की इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं होती, और मैं जो करना चाहता हूँ वह सम्मान के साथ शादी करना है। मैं कोई गलत काम छिपकर नहीं कर रहा। देव ने शांत लेकिन मजबूत स्वर में कहा, यह सिर्फ भावनाओं में लिया गया फैसला है और हम ऐसे फैसले नहीं करते। स्वाति वर्मा अब सख्त हो चुकी थी। तो क्या भावनाओं को पूरी तरह दबा देना ही सही है? क्या सम्मान का मतलब सिर्फ आपकी इच्छा है? मेरे दिल की इच्छा का कोई महत्व नहीं? देव ने सवाल किया। क्या उस लड़की को पता भी है कि तुम उसके बारे में ऐसा सोचते हो? इस बार सवाल गहरा था। देव की आंखों में एक पल के लिए झिझक दिखाई दी, लेकिन वह तुरंत संभल गया। नहीं, अभी नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है वो मेरी भावनाओं को समझेगी। ये प्रेम नहीं, सिर्फ आकर्षण भी तो हो सकता है, जगत वर्मा दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा। तो फिर मैं समय के साथ ये साबित कर दूंगा कि मेरा फैसला स्थायी है। लेकिन याद रखिए, अगर आप मेरे साथ नहीं हुए तो भी मैं अपने रास्ते पर चलूंगा। बस मैं चाहता हूँ कि ये सब परिवार के सम्मान और परंपरा के अनुसार हो। उसका स्वर अडिग था और घर के सभी लोग ये जानते थे कि वह अपने फैसलों पर कितना दृढ़ रहता है। स्वती, अब ये बात संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर ये लड़का इसी तरह अपनी जिद पर अड़ा रहा तो बाकी बच्चे भी यही सीखेंगे। जगत वर्मा दादाजी ने चिंता भरे स्वर में कहा। स्वती वर्मा ने गहरी सांस ली और देव की तरफ देखा। हम तुम्हारी बात सुनेंगे, लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारा फैसला कुछ दिनों की भावना नहीं, बल्कि सोच समझकर लिया गया निर्णय है। उन्होंने शर्त रखी। तो फिर आप सम्मान के साथ रिश्ता लेकर जाइए, परिवार की मर्यादा के अनुसार। ये कहते हुए देव के चेहरे पर खुली मुस्कान फैल गई। वह संतुष्ट होकर डाइनिंग रूम से बाहर चला गया। दिल्ली के एक पुराने लेकिन सम्मानित मोहल्ले में स्थित वह 2 मंजिला मकान हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। दोपहर का समय था। नीलम यादव बच्चों को पढ़ाई करवा रही थी। उनकी शरारतों से परेशान हो रही थी। बड़ी भाभी नीलम जोशी रसोई में चाय बना रही थी और पायल की मां कंचन जोशी बैठक की कुर्सियां ठीक कर रही थी। ऊपर की मंजिला पर बच्चों का शोर गूंज रहा था, कभी हंसी कभी रोने की आवाज, और नीचे रसोई से मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैं देखती हूँ, नीलम जोशी ने आवाज लगाई और हाथ पोंछते हुए दरवाजा खोल दिया। सामने खड़े लोग सिर्फ मेहमान नहीं थे, बल्कि एक प्रभावशाली परिवार के सदस्य लग रहे थे। सलीकेदार कपड़े, गंभीर चेहरे और आत्मविश्वास से भरी आंखें। नमस्ते, हम गोपाल वर्मा जी के परिवार से आए हैं। सामने खड़ी स्वती वर्मा ने विनम्र स्वर में कहा। नीलम जोशी एक पल को चौंकी, फिर मुस्कुराकर बोली, आइए आइए, अंदर आइए। वह आदर के साथ उन्हें भीतर ले गई। घर का माहौल अचानक गंभीर हो गया। रसोई से कंचन जोशी बाहर आई, अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और मेहमानों का स्वागत किया। अरे, आप जैसे सम्मानित लोग हमारे घर आए, ये हमारा सौभाग्य है, कंचन जोशी ने विनम्रता से कहा। स्वती वर्मा और उनके साथ आए लोगों ने मुस्कुराकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। कहिए, कैसे आना हुआ? तिलक जोशी ने कुछ देर की बातचीत के बाद पूछा। वे जानना चाहते थे आखिर उन्हें यहाँ किस काम से आना पड़ा। हम एक जरूरी बात करने आए हैं और पूरे सम्मान के साथ आए हैं, जगत वर्मा दादाजी ने शांत और गंभीर स्वर में कहा। इस बीच बच्चों को ऊपर भेज दिया गया था और बैठक में परिवार के बड़े लोग बैठ चुके थे। परिवार के मुखिया होने के नाते जगत वर्मा दादाजी ने बातचीत शुरू की। दरअसल हम आज आपके घर एक रिश्ता लेकर आए हैं। हमारे पोते देव वर्मा ने अपनी जिंदगी के लिए एक फैसला किया है और हमने सोचा कि उस फैसले की जानकारी सबसे पहले आपको सम्मानपूर्ण दी जाए। उन्होंने एक ही सांस में अपनी बात कह दी। उनकी बात सुनकर कमरे में बैठे सभी लोग कुछ पल के लिए शांत हो गए। सीढ़ियों पर खड़ी पायल जोशी का दिल एक पल को रुक गया। क्या वह सचमुच उसके घर तक पहुंच गया था? वह हैरान हुई, मगर अगले ही पल उसके दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई। कितना बदतमीज था वह लड़का। हम आपकी बेटी पायल जोशी का रिश्ता मांगने आए हैं। इस बार स्वती वर्मा ने बातचीत में हिस्सा लिया। उनकी बात सुनते ही पूरे कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जैसे समय ही रुक गया हो। कंचन जोशी ने एक पल के लिए नीलम जोशी की तरफ देखा और नीलम जोशी ने नीलम यादव की तरफ और नीलम यादव ने एक कोने में बैठी परिवार की बड़ी महिला की तरफ। सबकी नजरें एक दूसरे से सवाल कर रही थी। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, पायल जोशी वहां आ गई। आप सब हमारे घर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
लेकिन शायद आपको ये जानकारी नहीं है कि मेरी पहले से सगाई हो चुकी है, इसलिए मुझे खेद है। आप सभी को नमस्ते। वह एक ही सांस में अपनी बात कह गई और फिर अपने परिवार की तरफ एक खास इशारा किया, जिसे जगत वर्मा दादाजी के अनुभवी नजरों से छिपाया नहीं जा सका। उन्हें ये लड़की अपने पोते के लिए बहुत पसंद आई थी और इस जवाब के बाद भी उनका विचार नहीं बदला था। पायल, मेरी बात सुनो। कंचन जोशी ने स्थिति संभालने की कोशिश की, शांत स्वर में उसे पुकारा, लेकिन पायल ने फिर धीरे से बात काट दी। अगर कोई और काम हो जो हम कर सकें तो जरूर बताइए, उसने विनम्रता से कहा। उसके इस व्यवहार पर जगत वर्मा दादाजी हल्का सा मुस्कुरा दिया। उन्हें मन ही मन लगा कि उनके पोते ने सचमुच सोच समझकर लड़की पसंद की है। जबकि स्वती वर्मा का चेहरा गंभीर था। वह लगातार पायल को देख रही थी, जिसने अब तक उनकी तरफ एक बार भी सीधे नजर उठाकर नहीं देखा था। बेटी, तुम्हारी सगाई कहाँ हुई है? जगत वर्मा दादाजी ने तुरंत पूछा। जी, लड़का हमारे ही करीबी रिश्तेदारों में से है। वह इस समय विदेश में है। अगले साल शादी की तारीख तय की गई है। इस बार नीलम जोशी ने जवाब दिया। उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा था क्या कहा जाए, इसलिए जो उस समय उचित लगा वही कह दिया। हमें खेद है, हमें ये बात मालूम नहीं थी। अगर देव वर्मा ने पहले बताया होता तो हम कभी इस तरह यहाँ नहीं आते। स्वती वर्मा ने अपना पर्स संभालते हुए गंभीरता से कहा। नहीं नहीं, आपका हमारे घर आना हमारे लिए सम्मान की बात है। कंचन जोशी ने नरम स्वर में बात संभालने की कोशिश की। ये रिश्ता किसकी पसंद था? स्वती वर्मा अन्यास पूछ बैठी। न जाने क्यों उन्हें ये इनकार अच्छा नहीं लगा था। पायल से तो वो बाद में भी बात कर सकती थी। ये पूरी तरह हमारे बेटे की पसंद है, उन्होंने साफ शब्दों में जवाब दिया। प्रेम? नीलम यादव की आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। शायद प्रेम या शायद जिद, जगत वर्मा दादाजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन आप उसे रोक नहीं सके। इस बार पायल ने सीधा जवाब दिया। तुम हमारे पोते को बहुत अच्छी तरह जानती हो बेटी, तभी तो वो तुम्हारे लिए इतना बेचैन है। सावित्री वर्मा दादी जी ने स्नेह से कहा। उनकी बात सुनकर पायल का चेहरा एक पल को लाल हो गया। आप सब आए, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो निर्णय भगवान पहले ही तय कर चुके हैं उनमें इंसान की इच्छा बहुत छोटी पड़ जाती है। इस बार गौरव जोशी ने समझदारी दिखाते हुए बात समाप्त करने की कोशिश की। हालांकि उनके मन में भी ये सवाल था कि पायल ने ऐसा क्यों कहा। जगत वर्मा दादाजी ने एक नजर अपनी बहू स्वती वर्मा पर डाली और फिर पायल की तरफ देखकर बोले। बेटी, कभी कभी जीवन का फैसला हमारी योजनाओं से अलग होता है। हम किसी पर दबाव नहीं डाल रहे, हम सिर्फ चाहते थे कि बात सम्मान पूर्ण हो। पायल ने नजरें झुका ली, फिर धीरे से बोली। मैं आपकी बात समझती हूँ, आपके सम्मान की भी कद्र करती हूँ, लेकिन मैं अपनी सगाई से खुश हूँ और मुझे देव वर्मा में कोई रुचि नहीं है। ये आखिरी वाक्य सिर्फ जगत वर्मा दादाजी ने ही नहीं, स्वती वर्मा ने भी सुना। उनकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सा भाव उभरा, जैसे वह पहले से जानती हो परिणाम यही होगा। कुछ देर के बाद मेहमान विदा हो गए। बैठक में अब सिर्फ घर के लोग रह गए थे। तभी किसी ने हैरानी से कहा, ये लड़का सच में पागल है क्या? अपनी अध्यापिका से प्रेम करने लगा। उन सबके जाते ही वो फट पड़ी। उसकी बात सुनकर सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अध्यापिका? सब लोग ये बात समझ क्यों नहीं रहे? पायल जोशी ने स्पष्ट शब्दों में कहा। जी हाँ, देव वर्मा मुझसे 5 साल छोटे हैं और मेरे विद्यार्थी हैं। वह जोर देकर बोली, जिससे कमरे में बैठे कई लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तुम्हें बहुत गुस्सा आया है? नीलम यादव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, जबकि बाकी सब चुप थे और विनय जोशी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। बहुत आया, लेकिन मैं उसे जाहिर क्यों करूं? वह बहुत जिद्दी इंसान है और मैं भावनाओं से नहीं, फैसलों से जीवन जीती हूँ। मुझे ये रिश्ता उचित नहीं लगा। पायल ने दृढ़ स्वर में कहा। क्या हुआ? अगर उम्र थोड़ी कम है, ऐसी शादियां भी तो होती है। मुझे लगता है हमें हाँ कर देनी चाहिए थी, कंचन जोशी ने अफसोस के साथ कहा। उनकी बात सुनकर पायल की आंखें फैल गई। मम्मी, भगवान के लिए ऐसा मत सोचिए, वो बहुत जिद्दी और उन्हीं का स्वभाव का है। मैं सच में परेशान हो जाऊंगी। आपको पता है उस दिन उसने क्या किया था? वह बोलते बोलते देव के कई किस्से सुनाने लगी। शायद उसे ये एहसास भी नहीं था जिसे वह नापसंद बताने की कोशिश कर रही थी, उसी का जिक्र लगातार करती जा रही थी। विश्वविद्यालय की इमारत उस समय शांत थी। दोपहर का समय था। कक्षाओं के बीच का अंतराल चल रहा था। लॉन लगभग खाली था। गलियारों में हल्का सन्नाटा था। कुछ विद्यार्थी कैंटीन की तरफ जा रहे थे, कुछ पुस्तकालय में बैठे थे और कुछ यूं ही इधर उधर टहल रहे थे। पायल अपने हाथ में फाइल लिए अपने विचारों में खोई हुई चल रही थी।
उसके चेहरे पर वही गंभीरता थी जो उसकी पहचान बन चुकी थी, लेकिन मन में देव के परिवार द्वारा भेजे गए रिश्ते की बात बार बार घूम रही थी। वह आगे बढ़ रही थी कि किसी ने उसे आवाज दी। पायल ने पीछे मुड़कर देखा, सामने देव खड़ा था। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। क्या बात है? पायल ने सख्त स्वर में पूछा। मुझे आपसे बात करनी है, देव ने कहा। वह उसे गलियारे के एक शांत हिस्से की तरफ ले जाने का आग्रह करने लगा, जहां भीड़ कम थी। जो कहना है यही कहो, पायल ने स्पष्ट शब्दों में कहा। देव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आपने मेरी बात सुने बिना इनकार क्यों कर दिया? उसकी आवाज में दर्द था। क्योंकि ये मेरा फैसला है, मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेती हूँ, पायल ने जवाब दिया। मैं खुश हूँ और मेरे परिवार ने जो तय किया है मैं उसके साथ हूँ। क्या आप सच में खुश हैं? देव ने धीमे स्वर में पूछा। उसकी आंखों में उलझन थी। हाँ, और अगर ना भी होती तब भी ये मेरा निजी निर्णय होता। तुम्हें उसे बदलने का अधिकार नहीं है। पायल का स्वर अब और दृढ़ हो गया था। लेकिन मैं, देव कुछ कहना चाहता था मगर वे रुक गया। देव, तुम्हें समझना होगा, किसी के प्रति भावनाएं होना और उस व्यक्ति पर अधिकार समझ लेना दो अलग बातें हैं, पायल ने साफ शब्दों में कहा। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर देव ने गहरी सांस ली। शायद मैं अपनी भावनाओं में बहुत आगे निकल गया। उसकी आवाज थकी हुई लग रही थी। पायल ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे उसमें वो आत्मविश्वासी लड़का नहीं बल्कि उलझा हुआ युवक दिखाई दिया। तुम्हें अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई पर, अपने भविष्य पर, उसने शांत स्वर में कहा। देव ने कोई जवाब न दिया। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर मुड़कर तेज कदमों से चला गया। पायल वहीं खड़ी रह गई। उसके मन में अब भी उलझन थी, लेकिन उसके फैसले में कोई बदलाव नहीं आया था। कुछ देर के बाद वह धीरे धीरे वापस अपनी कक्षा की ओर बढ़ गई। दूसरी तरफ वर्मा परिवार के घर में दोपहर का भोजन चल रहा था। बड़े शीशे वाली खिड़कियों से आती धूप पूरे भोजन कक्ष में फैल रही थी। परिवार के सभी सदस्य भोजन की मेज पर बैठे हुए थे। रोजमर्रा की बातें हो रही थी, हल्की मुस्कान थी और घर का सामान्य माहौल बना हुआ था। स्वती वर्मा की आवाज हमेशा की तरह शांत और स्नेह से भरी हुई थी, लेकिन किसी को ये पता नहीं था देव के मन में इस समय कैसी उथल-पुथल चल रही थी। जब जगत वर्मा दादाजी हंसते हुए कोई पुराना किस्सा सुना रहे थे, उसी समय दरवाजा खुला। दरवाजे की आवाज और कदमों की आहट सुनकर सबकी नजरें एक साथ उधर मुड़ गई। देव वर्मा अंदर आया। उसकी चाल धीमी लेकिन गंभीर थी। माथे पर सफेद पट्टी बंधी हुई थी और आधी बांह के शर्ट के नीचे उसकी बाहों पर खरोंचों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। घाव बहुत गहरे नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे पर छाई थकान और टूटन को और भी स्पष्ट कर रहे थे। हे भगवान! देव, स्वती वर्मा अपनी कुर्सी से तुरंत उठ खड़ी हुई। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? जगत वर्मा दादाजी की आंखों में चिंता उभर आई। ये सब क्या हुआ बेटा? लेकिन देव चुप रहा। उसने एक एक करके सबकी तरफ देखा, फिर मेज के पास जाकर धीरे से बैठ गया। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस आप सबसे एक बात करनी है, उसने गंभीर स्वर में कहा। क्या हुआ? ये चोटें कैसी लगी? स्वती वर्मा चिंतित होकर पूछने लगी। देव ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर धीरे से दबाया। माँ, अगर उस दिन आप लोग मेरी बात मान लेते तो शायद ये चोट नहीं लगती। अब जगत वर्मा दादाजी पूरी गंभीरता से बोले। सच बताओ, क्या ये सब तुमने जानबूझकर किया है? देव ने बिना झिझक के सिर हिला दिया। हाँ दादाजी, अगर मेरी बातों की सच्चाई आप लोगों तक नहीं पहुंची तो शायद ये घाव मेरी भावना की गहराई दिखा दे। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। देव, क्या खुद को तकलीफ देना इतना आसान है? और हम कैसे जाएं वहां जब उनकी बेटी का रिश्ता कहीं और तय बताया गया है? स्वती वर्मा की आवाज भर गई। उनकी बात पूरी होने से पहले ही देव ने मेज पर हाथ रख दिया। वह सिर्फ मेरी है, किसी और की नहीं है। आप लोग फिर से बात करने जाइए, बार बार जाइए, जब तक वो मान ना जाए। इस बार उसकी आवाज ऊंची हो गई थी। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। अगर मेरी पढ़ाई, मेरा भविष्य, मेरी जिंदगी महत्वपूर्ण है तो पायल के बिना उनका कोई अर्थ नहीं। जगत वर्मा दादाजी अपनी कुर्सी से उठे और उसके पास आकर खड़े हो गए। क्या सच में तुम्हारे मन में इतनी गहराई है? देव ने उनकी तरफ देखा। दादाजी, जिंदगी में मैंने बहुत सी चीजें जिससे हासिल की है, लेकिन पहली बार किसी को पूरे दिल से चाहा है। उनके इनकार ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया है। अगर वे हाँ कह दे तो मैं संभल जाऊंगा, नहीं तो शायद खुद को भी खो दूंगा। उसकी आंखें भर आई थी। तभी जगत वर्मा दादाजी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अगर ये तुम्हारे जीवन का सच्चा फैसला है तो हम तुम्हारा साथ देंगे। उधर जोशी परिवार अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो सामने जगत वर्मा दादाजी
स्वती वर्मा और देव वर्मा खड़े थे। पायल जोशी घर पर नहीं थी, लेकिन बाकी सभी सदस्य मौजूद थे। आंगन में बैठक लगाई गई। सब हैरान थे, लेकिन सम्मान के कारण शांत बैठे रहे। वातावरण गंभीर था। देव की नजरें बार बार पायल को खोज रही थी, लेकिन वे वहां नहीं थी। जगत वर्मा दादाजी ने बात शुरू की। हम जानते हैं, हम पहले भी आ चुके हैं। शायद समय ठीक नहीं था, लेकिन आज हम फिर से अपने पोते के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आए हैं। तिलक जोशी ने नजरें झुका ली। कंचन जोशी चुप बैठी रही। तभी विनय जोशी ने धीरे से कहा, असल बात यह है कि पायल का रिश्ता पहले से तय बताया गया है। ये सुनकर देव ने सिर हिला दिया। नहीं, ये सच नहीं है। उसकी बात सुनकर स्वती वर्मा ने गहरी सांस ली। हमें भी यही बताया गया था, लेकिन देव की भावना देखकर हमने सोचा एक बार फिर बात करनी चाहिए। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर देव आगे बढ़ा और विनय जोशी के सामने बैठ गया। उसकी आवाज मजबूत थी, लेकिन उसमें भावनाएं साफ झलक रही थी। मैं जानता हूँ कि पायल का रिश्ता तय नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी होता तो वह खुद इतनी चुप क्यों रहती। वह अपनी बात साफ कहने वाले इंसान है। फिर वह कंचन जोशी की तरफ मुड़ा। माँ, आप उनकी माँ हैं। आप सबसे बेहतर जानती हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। अगर वह सच में पूरी तरह खुश होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं आता। तभी जगत वर्मा दादाजी ने देव की बाह पर लगी खरोचों की तरफ इशारा किया। ये चोटें किसी जिद की नहीं है, उसके फैसले की गवाही है। कमरे में फिर खामोशी छा गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। काफी देर के बाद विनय जोशी की आवाज सुनाई दी। ठीक है, हम इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति देते हैं। ये सुनते ही देव के चेहरे पर पहली बार राहत दिखाई दी। उसकी आंखों में चमक लौट आई, लेकिन उसी समय उसने हाथ उठाकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, मानो उसके मन में अभी भी कुछ और कहना बाकी हो। एक विनती है, पायल को अभी मत बताया जाए, देव वर्मा ने विनम्र स्वर में कहा, जिससे वहां सभी बैठे लोग मुस्कुरा उठे। कुछ समय तक बातचीत और हंसी मजाक चलता रहा। फिर वर्मा परिवार वहां से विदा हो गया। उनके जाने के बाद कुछ समय के बाद दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। पायल जोशी घर के अंदर आई। घर का माहौल बदला बदला सा था। सबके चेहरों पर एक अलग ही चमक थी, लेकिन सभी उससे नजरें चुरा रहे थे। क्या हुआ? सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? पायल ने हैरानी से पूछा। कंचन जोशी ने धीरे से उसे अपने पास बुलाया। तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। नीलम यादव के मुंह से अनजाने में ये बात निकल गई। क्या? पायल की आवाज में गहरा आश्चर्य था। हाँ, तुम्हारे विश्वविद्यालय वाले विद्यार्थी देव वर्मा। नीलम यादव चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई और सारी बात बता बैठी। पायल को लगा जैसे उसकी सांसें थम गई हो। किसकी अनुमति से? उसने तुरंत पूछा, लेकिन उसके स्वर में गुस्से से ज्यादा हैरानी थी। सबने मिलकर फैसला किया। वह खुद आया था, घायल था। उसने इतनी सच्चाई से अपनी बात कही कि हम मना नहीं कर सके। कंचन जोशी ने धीरे से कहा। पायल ने आंखें बंद कर ली। उसके मन में जैसे किसी ने चुपचाप एक बंद दरवाजा खोल दिया हो। तो सब तय हो गया? उसने धीमे स्वर में पूछा। कंचन जोशी ने सिर हिला दिया। पायल ने नजरें झुका ली। ना खुशी थी, ना नाराजगी, बस एक शांत बेचैनी थी, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। वह अपने कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी हो गई। शायद वह अपने ही मन को समझने में असमर्थ थी, या शायद अभी समझना नहीं चाहती थी। फिर वह दिन भी आ गया जिसका देव वर्मा लंबे समय से इंतजार कर रहा था। दोपहर की सुनहरी धूप पूरे आंगन में फैली हुई थी। पायल के घर का विशाल और सुंदर सजाया गया लॉन उस शुभ अवसर का साक्षी बना हुआ था। चारों ओर गेंदे और गुलाब के फूलों की सजावट थी। पूजा की सामग्री सजी हुई थी। वेदी के पास पवित्र अग्नि की तैयारी की जा चुकी थी। वातावरण में मंत्रों की मधुर ध्वनि और अपनों की दुआएं घुली हुई थी। पायल हल्के चांदनी रंग की सुंदर साड़ी में सिर झुकाए बैठी थी। उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों के कोरों पर ठहरी हुई नमी, जिसका अर्थ शायद वह स्वयं भी नहीं समझ पा रही थी। दूसरी ओर देव वर्मा सफेद कुर्ता पजामा और गहरे नीले रंग की जैकेट पहने बैठा था। बाहर से वह शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन भीतर भावनाओं का तूफान चल रहा था। वह बार बार अपनी उंगलियां आपस में मसलता और फिर गहरी सांस लेकर सामने बैठे पंडित जी की ओर देखता। विवाह की रस्में आरंभ हुई। मंत्रोच्चार के बीच दोनों परिवारों की उपस्थितियों में वरमाला की रस्म हुई। उसके बाद पवित्र अग्नि के सामने 7 फेरे लेने का समय आया। जब देव और पायल ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए, तो ऐसा लगा जैसे समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। हर फेरे के साथ दोनों जीवन भर साथ निभाने के वचन ले रहे थे। देव की आंखों में चमक थी, जैसे वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हो रही हो। पायल शांत थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज थी। अंत में पंडित जी ने विवाह की मुख्य रस्म पूरी करवाई।
देव ने पायल की मांग में सिंदूर भरा, उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया गया। पंडित जी की आवाज गूंजी, अब से आप दोनों वैदिक रीति से पति पत्नी हैं। उस क्षण पायल की पलकों ने धीरे से झुककर उस नए रिश्ते को स्वीकार कर लिया। उसके होंठ हल्के से कांपे और दिल की धड़कन जैसे पूरे संसार की आवाज बन गई। बस इतना ही और एक नई जिंदगी की शुरुआत हो गई और एक पल में किस्मत ने अपना फैसला सुना दिया। शादी की सभी रस्में पूरे होने के बाद घर में आशीर्वाद और शुभकामनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन देव वर्मा की नजरें बार बार दरवाजे की ओर उठ जाती थी, जहां से अब वो आने वाली थी, जिसे उसने बरसों से अपने सपनों में संजो कर रखा था। देव भैया, यहाँ कोई नहीं आएगा। ये प्रिया जोशी की शरारत भरी आवाज थी। देव ने पलटकर देखा। कमरे के आखिरी कोने में चांदनी रंग की सुंदर साड़ी और दुपट्टे में सजी, नजरें झुकाए, हाथों में गहरी मेहंदी रचाए पायल जोशी खड़ी थी। वे पल जैसे समय ने रोक लिया हो और पूरी दुनिया सिर्फ उन दोनों को देख रही हो। देव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। पायल ने एक पल के लिए नजरें उठाई, बस उतना ही काफी था। देव की आंखों में जैसे पूरी दुनिया समा गई हो। मैंने अपनी बात सच कर दिखाई, उसने धीमे स्वर में कहा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें सम्मान और पूरे परिवार की स्वीकृति के साथ अपनी जीवन संगिनी बनाऊंगा। पायल कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में ठहरी नमी बहुत कुछ कह रही थी। आज तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। पायल की पलकें झुक गई। वह जैसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द अभी उसके मन में ही नहीं थे। देव ने धीरे से उसके दुपट्टे का किनारा छुआ और आदर से कहा, सम्मान हमेशा तुम्हारा था पायल, और मैंने हमेशा उसका आदर किया है। बस यही चाहता हूँ कि कभी तुम्हारे मन में भी मेरे लिए कोई शुभ भावना जन्म ले। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। उसके इतना कहते ही पायल थोड़ी असहज हो गई। प्रिया जोशी ने मुस्कुराकर दोनों को देखा और चुपचाप वहां से हट गई। कुछ देर के बाद दोनों पायल के कमरे में पहुंचे। देव जानता था ये वही कमरा है जहां पायल ने अपने जीवन के न जाने कितने सपने सजोए होंगे। कैसी हो? उसने धीरे से पूछा। पायल ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, ठीक हूँ, जैसे वह खुद भी अपने मन की स्थिति को पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। और मैं? देव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। पायल ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। अब तुमसे दूरी बनाना शायद संभव नहीं, लेकिन विश्वास और अपनापन समय के साथ ही आएगा। देव के चेहरे पर धीमी मुस्कान फैल गई। मैं हर दिन तुम्हें ये महसूस करवाऊंगा कि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, निभाने से बनते हैं। बस तुम मुझ पर भरोसा करना। उसने धीरे से उसका हाथ थामा। इस बार उसके व्यवहार में न कोई जल्दबाजी थी, न कोई आवेग, सिर्फ अपनापन और सम्मान था, जैसे वह कहना चाहता हो ये किसी मंजिल का अंत नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। अब हम जीवन के साथ हैं। पायल की आंखों से पहली बार एक आंसू गिरा। वह आंसू प्रेम का नहीं, बल्कि एक नए रिश्ते को स्वीकार करने का था। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। समय जैसे कुछ देर के लिए ठहर गया था। विश्वविद्यालय का शोर हमेशा की तरह था। विद्यार्थियों की आवाजें गलियारों में गूंज रही थी, लेकिन आज देव का दिल किसी अलग ही लय में धड़क रहा था। दूर उसे पायल दिखाई दी, साड़ी के ऊपर सलीके से ओढ़ा हुआ दुपट्टा, कंधे पर किताबों का बैग और वही गंभीर लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व। मिस पायल, एक चंचल सी आवाज ने उसके कदम रोक दिए। पायल ने पलटकर देखा। चेहरे पर हैरानी, आंखों में अन्यास चमक लिए देव वर्मा यूनिफॉर्म पहने, हाथ जेब में डाले, उसी बेफिक्री अंदाज में उसके सामने आ खड़ा हो गया। होठों पर शरारत भरी मुस्कान थी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? उसने आंख दबाते हुए पूछा। पायल जोशी ने नजरें घुमाई, आसपास देखा और फिर धीरे से बड़बड़ाई, तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती? लोग देख रहे हैं। उसकी बड़बड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी। तो देखने दो। देव झुककर धीमी आवाज में बोला, पहली बार तो मुझे हक मिला है कि मैं तुम पर गर्व कर सकूं। आखिर अब तुम मेरी पत्नी हो। पायल ने उसे हल्की सी घूर कर देखा, मगर चेहरे पर आती मुस्कान छिपा नहीं पाई। देव उसके साथ साथ चलने लगा। वैसे आज तुम्हारी मुस्कान कुछ खास है। ऐसा लग रहा है जैसे चांद भी तुमसे जल रहा हो। वह फिर शरारत करने लगा। तुम बाज नहीं आओगे? पायल ने आंखें दिखाई। बिल्कुल नहीं, अब तो शादी भी हो गई है, वह हंसते हुए बोला। पायल ने झोंक कर चेहरा झुका लिया। इतना शर्माना ठीक नहीं है, कहीं मेरा दिल ही न ले जाओ। वह उसके लाल पड़ते हुए चेहरे को देखकर बोला, चलो मेरे साथ। कहाँ? बस चलो, भरोसा है ना? पायल ने थोड़ी झिझक के बाद सिर हिला दिया। देव उसे लेक्चर हॉल के पीछे बने एक खाली कमरे की ओर ले गया, जहां वह अक्सर अकेला बैठा करता था। कमरे में हल्की रोशनी थी, चारों तरफ शांति थी। देव ने दरवाजा बंद किया, उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज अब नरम थी,
शादी के बाद पहली बार हम अकेले मिले हैं। पायल ने नजरें झुकाकर सिर हिला दिया। क्या तुमने कभी सोचा था तुम्हारी खामोशी मेरी किस्मत बन जाएगी? तुम्हारी नजरें मेरा विश्वास और तुम्हारी खुशी मेरा सुकून। पायल की पलकें झुक गई। उसने चेहरा उठाकर देव की आंखों में देखा। कभी नहीं सोचा था इतना जिद्दी इंसान इतना नरम भी बोल सकता है। देव मुस्कुराया। मैं बदल गया हूँ पायल, तुम्हारे लिए, तुम्हारे सम्मान के लिए। अब प्यार मेरे लिए जिम्मेदारी है। पायल की आंखें नम हो गई लेकिन होठों पर मुस्कान बनी रही। मैं तुम्हें सिर्फ चाहता नहीं हूँ, तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूँ। हर दिन भगवान का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। पायल ने धीरे से सिर हिलाया और पहली बार खुद थोड़ा आगे बढ़ी, जैसे इस रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने धीमी आवाज में पूछा। देव मुस्कुराया। प्यार में शर्म नहीं होती पायल। कमरे की खामोशी उनकी नई जिंदगी की गवाही बन गई। बाहर शाम ढल रही थी। उधर गोपाल वर्मा के घर में एक सुंदर पारिवारिक समारोह का आयोजन किया गया था। पूरा घर फूलों और रोशनियों से सजा हुआ था। गेंदे और गुलाब के फूलों की मालाएं, रंगोली, दीपक, पूजा की सामग्री से सजा आंगन वातावरण को और सुंदर बना रहा था। हल्की ठंडक भरी हवा चल रही थी। घर के बड़े लॉन में परिवार के करीबी रिश्तेदार मौजूद थे। देव वर्मा नीले रंग का सूट पहने बेहद आकर्षक लग रहा था। उसकी नजरें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थी। तभी पायल आई। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी, कानों में झुमके, चेहरे पर हल्की मुस्कान। ऐसा लग रहा था जैसे सारी रोशनी उसी के चेहरे पर सिमट आई हो। देव कुछ पल उसे देखता रह गया, फिर उसके पास पहुंचकर बोला, तुमने तो आज कमाल कर दिया। पायल ने नजरें झुकाई। तुम्हारे घर का समारोह है, अच्छे से तैयार होना बनता है। देव मुस्कुराया। अगर हर दिन ऐसा हो तो हर दिन त्योहार बन जाए। खाने की मेज पर दोनों परिवार मौजूद थे। कंचन जोशी, तिलक जोशी, गौरव जोशी, विनय जोशी, नीलम यादव, नीलम जोशी और दूसरी ओर गोपाल वर्मा, स्वाति वर्मा, जगत वर्मा दादाजी, सावित्री वर्मा दादी जी तथा परिवार के अन्य सदस्य। चारों ओर अपनापन, सम्मान, परिवार स्नेह का सुंदर माहौल था। देव वर्मा ने खुद पायल जोशी को स्वाति वर्मा दादी जी के पास बिठाया। आज पहली बार सावित्री वर्मा दादी जी ने पायल का हाथ अपने हाथों में लेकर उस पर स्नेह बरसाया। बेटा, तुम सच में हमारे परिवार की शान बनने जा रही हो। उन्होंने उसके शांत चेहरे को देखते हुए प्यार से कहा। पायल बस मुस्कुरा सकी। खाने के बाद जब सभी लोग थोड़े खाली हुए तो देव ने हल्के से पायल को इशारा किया। पायल समझ गई और उसे हल्की सी नाराज नजरों से देखने लगी। आओ तुम्हें कुछ दिखाऊं। देव उसका हाथ थामकर उसे ऊपर अपने कमरे में ले गया। आधुनिक ढंग से सजा हुआ कमरा, नीले और सफेद रंग की सजावट, किताबों की अलमारी, लकड़ी की हल्की खुशबू और एक बड़ी खिड़की जिससे शहर की रोशनियां दिखाई दे रही थी। ये तुम्हारा कमरा है? पायल ने हैरानी से पूछा। नहीं, यह हमारा कमरा है, देव ने धीरे से कहा। मैंने यहाँ की हर चीज इस तरह रखी है कि तुम्हें पसंद आए। पायल ने हल्की मुस्कान के साथ पास रखी किताबों की ओर देखा। दर्शन, साहित्य और कविता, ये सब क्यों? वह सचमुच हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह देव ये सब पढ़ता होगा, क्योंकि तुम इन सब की जीती जागती मिसाल हो। देव ने मुस्कुराकर कहा। दोनों खिड़की के पास बैठ गए। बाहर शहर की रोशनियां चमक रही थी, भीतर दिलों की अनकही बातें चल रही थी। तुम्हें लगता है प्यार इतना आसान होता है? पायल ने धीरे से पूछा। देव ने उसकी ओर देखकर जवाब दिया। प्यार कभी आसान नहीं होता, लेकिन तुमने इसे सम्मान और विश्वास का अर्थ दिया है। तुमने मुझे सिखाया किसी को चाहने का मतलब सिर्फ उसे पाना नहीं, बल्कि उसका सम्मान करना, उसकी इच्छा को समझना, उसकी खुशी का ध्यान रखना भी है। पायल चुपचाप उसे देखती रही। आज वो पहली बार उसकी आंखों में वह गहराई देख रही थी जो सच्चे प्रेम और समर्पण से आती है। देव, तुम सच में बदल गए हो, उसने धीरे से कहा। नहीं, मैं पूरा हो गया हूँ और इसका सारा श्रेय तुम्हें जाता है। देव मुस्कुराया। समय शांति से बीत रहा था। चांदनी, ठंडी हवा और दो दिलों के बीच एक अनकहा अपनापन था। मुझे अब चलना चाहिए। देव, सब इंतजार कर रहे होंगे, पायल ने कहा और उठ खड़ी हुई। देव हल्के से हंस पड़ा, फिर गंभीर होकर बोला, तुम्हारी हंसी मेरी सबसे पसंदीदा आवाज है और तुम्हारी खामोशी मेरी सबसे गहरी प्रार्थना। याद रखना, आज मैंने तुम्हें फिर से पूरे दिल से चाहा है। पायल ने पलटकर उसे देखा। वह एक शांत और सुंदर पल था, जैसे बिना शब्दों के कोई वादा किया गया हो। फिर वह मुस्कुराते हुए नीचे चली गई। कुछ देर के बाद दोनों परिवार एक दूसरे का धन्यवाद करते हुए और शुभकामनाएं देकर अपने घर लौट गए। देव देर तक खिड़की से उस गाड़ी को दूर जाते हुए देखता रहा।
जैसे उस पल को अपनी यादों में हमेशा के लिए सहेज लेना चाहता हो। रात गहरा चुकी थी, कमरे में हल्की रोशनी थी, खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी और फूलों की खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई थी। पायल लाल रंग की सुंदर साड़ी पहने बैठी थी, हाथों की मेहंदी अब भी चमक रही थी। आज वो देव की जीवन संगनी बन चुकी थी। देव सफेद कुर्ता पहने कमरे में आया। उसके चेहरे पर वह खुशी थी जो किसी लंबे इंतजार के पूरे होने पर मिलती है। उसकी नजरें सीधे पायल पर जाकर ठहर गई। वह धीरे धीरे उसके पास आया और उसके सामने बैठ गया। उसने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, मैंने तुम्हें बहुत सारी प्रार्थनाओं और उम्मीदों के बाद पाया है और आज तुम मेरे सामने हो। पायल ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर नजरें झुका ली। देव मुस्कुराया, तुम्हारे हाथों की ये मेहंदी मेरे लिए सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि हमारे नए जीवन की शुरुआत की निशानी है। कमरे में शांति थी, लेकिन उस शांति में अपनापन, विश्वास और एक नए रिश्ते की गर्माहट मौजूद थी। दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के उन यादगार पलों को महसूस कर रहे थे, जहां शब्दों से ज्यादा दिलों की भावनाएं बोल रही थी। तब पायल जोशी ने धीरे से उसका हाथ थामा और पहली बार पूरी नजर से उसे देखा। देव, उसकी आवाज नरम थी, लेकिन सीधे दिल में उतर जाने वाली। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पहले दिन से नहीं, लेकिन जब से तुमने मुझे मेरी इच्छा और मेरे सम्मान के साथ प्यार करना सिखाया है, तब से मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। देव वर्मा की आंखें नम हो गई। वह चुपचाप उसके करीब आया और उसे स्नेह से अपने पास बिठा लिया। पायल उसके साथ बैठी उसके अपनापन और विश्वास को महसूस कर रही थी। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी, न दिलों की और न ही सपनों की। पायल ने अपनी बाहें उसके गले के चारों ओर रख दी, मुस्कुराकर बोली, अब कोई फासला नहीं रहा, अब तुम और मैं, हमारी एक कहानी होगी जो हमारे साथ, हमारे विश्वास, हमारे प्रेम से लिखी जाएगी। कमरा उस शांत प्रेम का साक्षी बना हुआ था। खिड़की से आती चांदनी पूरे कमरे में फैल रही थी और वातावरण में एक सुकून भरी गर्माहट थी। देव ने पायल को अपने पास करते हुए उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, तुम मेरी प्रार्थना भी थी और मेरी किस्मत भी, और जो जीवन हमने साथ शुरू किया है वह भगवान का सबसे सुंदर उपहार है। पायल हल्की सी मुस्कुराई, अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। उस पल में ना कोई जल्दबाजी थी, ना कोई शोर, केवल विश्वास, अपनापन और एक नए जीवन की शांत शुरुआत थी, जिसे दोनों पूरे मन से स्वीकार कर चुके थे। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।